गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था गर्भवती महिला की देखभाल। इसमें हमने देखा था कि उनको किस प्रकार का आहार देना चाहिए, उन व्यायाम कितना इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा शारीरिक स्वच्छता के बारे में हमने पढ़ा था। अब आगे हम देख रहे हैं गर्भकालीन विषाक्तता, यानी कि गर्भावस्था के दौरान कौन कौन सी परेशानियां देखने को मिलती है और उसके क्या लक्षण होते हैं और उसको किस प्रकार उनका उपचार किया जा सकता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान उच्च रक्तचाप, यानी जिसको हम कहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर जो होता है, एक सामान्य जटिलता मानी गई है। इसके साथ साथ कई बार शारीरिक सूजन भी देखने को मिलती है। प्रोटीन यूरिया जैसी स्थिति बनती है, जिसकी वजह से जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनको बार बार वॉमिटिंग होती है। फीड्स यानी कि दौरे पड़ते हैं, पेशी ऐठन होने लगती है, बेहोशी आने लगती है। तो इस प्रकार के जो लक्षण देखे जाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, या इस तरह के संकेत अगर बार बार दिखते हैं तो इसे हम गर्भकालीन विषाक्तता कहते हैं, या टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी। इसी के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो विषाक्तता का शाब्दिक अर्थ होता है रक्त में विष का समाहित होना। लेकिन ये जो स्थिति बनती है, सूजन, प्रोटीन यूरिया, उच्च रक्तचाप, इसमें विष तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये गर्भवती माँ और गर्भस्थ शिशु के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। उनके स्वास्थ्य पर बहुत ही हानिकारक प्रभाव डालता है, जिसकी वजह से कई बार माँ की जान को खतरा भी रहता है। इसीलिए इस प्रकार की स्थिति को विषाक्तता का नाम दिया गया है। तो विषाक्तता जो होती है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है एक्यूट टॉक्सीमिया और दूसरा है क्रोनिक टॉक्सीमिया। तो हम दोनों को देख लेते हैं। पहला है एक्यूट टॉक्सीमिया, या कि जिसको हिंदी में कहते हैं तीव्र विषाक्तता। तीव्र विषाक्तता जो होती है गर्भावस्था के 6 से 7वें माह में होती है, यानी कि जब छठा 7वां महीना लगता है तब इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। और इस विषाक्तता को के भी जो लक्षण होते हैं उसके आधार पर इसको दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया। तो जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो इनके बारे में आता है कि प्री एक्लेम्सिया से आप क्या समझते हैं, या इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके उपचार क्या होते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो फर्स्ट है प्री एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया गर्भावस्था के 16वें सप्ताह यानी कि चौथे माह से शुरू हो सकता है। इसमें उच्च रक्तचाप, इसमें हाई ब्लड प्रेशर वाली स्थिति बनती है। 140/90 mm से ज़्यादा हो सकता है। गर्भवती माँ को शारीरिक सूजन होती है और मूत्र के द्वारा प्रोटीन का निष्कासन होने लगता है। प्री एक्लेम्सिया अधिकांशतः उन महिलाओं को अधिक होता है जिनका प्रथम गर्भ हो, गर्भ में जुड़वा बच्चे हो, या उनको मोटापे की स्थिति हो, या उसकी उम्र 30 वर्ष या उससे अधिक हो, स्त्री का स्वास्थ्य उत्तम न हो, और शारीरिक और मानसिक रूप से भी अगर वो परेशान हो, तो इस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं। तीव्रता में उच्च रक्तचाप के अनुसार प्री एक्लेम्सिया को भी 4 भागों में बांट सकते हैं: पोटेंशियल, मंद, प्रच्छन्न और तीव्र। पोटेंशियल प्री एक्लेम्सिया में रक्तचाप 140/90 हो जाता है। प्री एक्लेम्सिया चाहे जिस प्रकृति में, उसके निम्न लक्षण देखने को मिलते हैं। यानी कि प्री एक्लेम्सिया के जो लक्षण होते हैं वो होता है कि वजन में अत्यधिक वृद्धि होती है, मतलब उनका जो वेट होता है वो जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है। उच्च रक्तचाप, हर बार हमेशा जब भी नापोगे आप तो उनका जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा ही बताएगा। और मूत्र में प्रोटीन यूरिया का निष्कासन होने लगता है। शारीरिक सूजन देखने को मिलती है और वोमिटिंग वाली स्थिति बनी रहती है। गर्भावस्था में शारीरिक वजन में वृद्धि होती है। एक सामान्य जो वजन वृद्धि होती है वो होती है कि संपूर्ण अवस्था में 12 से 12.5 किलो तक वजन बढ़ता है, तो ये सामान्य स्थिति होती है। लेकिन अगर प्री-एक्लेम्सिया की स्थिति होती है तो उसमें असामान्य तौर पर वृद्धि होने लगती है। प्रति सप्ताह वजन में 1 किलोग्राम तक की वृद्धि होने लगती है। तो ये जो लक्षण होता है ये प्री-एक्लेम्सिया को दर्शाता है। दूसरा है उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप प्री एक्लेम्सिया का प्रमुख संकेत है। सामान्यतः एक स्त्री का रक्तचाप 110 से 120 और नीचे का जो होता है 70 से 80 रहता है, लेकिन इस स्थिति में 130/90 से बढ़कर और भी ज़्यादा हो जाता है, और इसकी वजह से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। फिर आता है शारीरिक सूजन। गर्भावस्था में शारीरिक सूजन रहना एक सामान्य लक्षण है। अंतिम 1-2 माह में कष्ट और भी अधिक बढ़ जाता है। पैर व हाथों के तलवे अंगुलियों में शारीरिक सूजन अधिक देखने को मिलती है, और ये 8 से 10 घंटे में अपने आप ही समाप्त होने लगती है। लेकिन शारीरिक सूजन अगर विश्राम करने के पश्चात भी वैसी की वैसी बनी रहती है, कम नहीं होती है, तो ये जो होता है प्री एक्लेम्सिया को दर्शाता है। फिर आता है मूत्र द्वारा प्रोटीन का निष्कासन। गर्भावस्था के प्रारंभ में 2 से 3 महीनों में मूत्र द्वारा एल्ब्यूमिन का निष्कासन होता है, क्योंकि इसके कण काफ़ी छोटे होते हैं और छनने के पश्चात भी सरलता से निष्कासित हो जाते हैं। लेकिन मूत्र में प्रोटीन का निष्कासन एक घातक स्थिति होती है। गुर्दे की बीमारी, नेफ्राइटिस, मूत्र के संक्रमण से भी प्रोटीन यूरिया हो सकता है। तो ये जो मूत्र द्वारा प्रोटीन का निष्कासन होता है ये भी प्री एक्लेम्सिया का एक लक्षण है। अब देखते हैं कि इसका उपचार किस प्रकार किया जा सकता है।
प्री एक्लेम्सिया की बढ़ी हुई गंभीर स्थिति एक्लेम्सिया में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि पहले होता है प्री एक्लेम्सिया, और अगर इसकी स्थिति को अगर नहीं का उपचार नहीं किया जाए तो ये जो स्थिति होती है और भी गंभीर होती है और ये एक्लेम्सिया में परिवर्तित हो जाती है, जिससे माँ व गर्भवती शिशु दोनों के ही स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। चिकित्सा द्वारा गर्भवती स्त्री की आंखों से परीक्षण से ज्ञात होता है कि रेटिना की धमनी अत्यंत ही संकुचित हो जाती है, सब कुछ धुंधला दिखाई देने पड़ता है। तो ऐसे में क्या इनके लिए क्या उपचार करने चाहिए? तो सबसे पहला आता है इसमें रेस्ट करना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा गर्भवती स्त्री को आराम करना चाहिए। आराम करने से उच्च रक्तचाप, शारीरिक सूजन जो होता है वो अपने आप ही कम होने लगता है। आहार का तो वैसे ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। रोगी को प्रतिदिन हल्का भोजन समय पर लेना चाहिए। आहार में कार्बोज की मात्रा अधिक परंतु वसा और प्रोटीन की मात्रा थोड़ी कम लेनी चाहिए। इसके अलावा नमकीन, तले भुने, मिर्च मसाले युक्त भोजन कम लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। प्री एक्लेम्सिया की स्थिति में नींद में कमी आती है, इसलिए गहरी नींद के लिए दवा भी दी जाती है, यानी कि अगर वो अच्छी नींद लेती है तो सूजन वाली स्थिति भी कम हो जाती है और उच्च रक्तचाप वाली स्थिति में भी कमी आती है। नमक सामान्य प्रतिदिन 10 से 15 ग्राम नमक का प्रयोग अपने खाने में करते हैं, लेकिन प्री एक्लेम्सिया की स्थिति में 5 से 6 ग्राम ही नमक लेना चाहिए और ऊपर से नमक नहीं खाना चाहिए। सीमित तरल पदार्थ प्री एक्लेम्सिया की स्थिति में बाह्य कोशिकीय स्थानों पर जल का जमाव हो जाता है, फलतः शारीरिक सूजन भी बढ़ जाती है, इसलिए जो तरल पदार्थ होते हैं वो भी सीमित मात्रा में ही लेने चाहिए। मानसिक व शारीरिक तनाव मुक्ति रोगी को मानसिक व शारीरिक तनाव से भी दूर रखना चाहिए। अनावश्यक शोरगुल, भीड़भाड़ वाले स्थान से दूर रहना चाहिए और इसको हवादार स्वच्छ कमरे में विश्राम करना चाहिए। फिर है कब्ज से बचाव। कब्ज से बचने के लिए रेशेयुक्त सब्जियां, कच्ची फल आदि का सेवन करना चाहिए। मूत्र निष्कासन की मात्रा एवं तरल पदार्थों के सेवन की भी एक सूची तैयार कर लेनी चाहिए, जिससे कि एक्लेम्सिया की स्थिति का पता सरलता से लग सके। सोडियम लवण का विस्थापन मैग्नीशियम सल्फेट तथा अमोनियम क्लोराइड मुंह के द्वारा दी जानी चाहिए, यानी कि इसकी एक ओरल टेबलेट आती है। ये सोडियम लवण को विस्थापित कर देता है, जिससे सूजन की स्थिति में सुधार आ जाता है। और नियमित स्वास्थ्य जांच गर्भवती स्त्री को नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य की जांच करते रहना चाहिए, जैसे कि रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर की समय समय पर जांच करनी चाहिए, मूत्र की जांच करनी चाहिए, रक्त परीक्षण करवाना चाहिए। अगर उच्च रक्तचाप 150 से 100 हो तो तुरंत रोगी को अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए। अब हम देखते हैं कि प्री एक्लेम्सिया को हम किस किस प्रकार इसकी रोकथाम कर सकते हैं। इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिस पे महिला को ध्यान देना चाहिए कि अत्यधिक मिर्च मसाले युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। खाने में कम से कम नमक का प्रयोग करना चाहिए, ऊपर से नमक लेना बिल्कुल वर्जित होना चाहिए। वसा का सेवन कम कर देना चाहिए। इसके अलावा नियमित रूप से चिकित्सालय जाकर कुशल एवं योग्य चिकित्सक से स्वास्थ्य जांच करवानी चाहिए। मानसिक चिंताओं से दूर रहना चाहिए, तनाव से अपने आप को दूर रखना चाहिए। अत्यधिक थका देने वाले व्यायाम कार्य नहीं करने चाहिए। पानी से भरी बाल्टी, बोझ उठाना, सीढ़ियाँ चढ़ना आदि भी वर्जित होना चाहिए। वजन में अत्यधिक वृद्धि ना हो, इसे रोकने का यथासंभव प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भोजन ही ना खाए, संतुलित एवं पौष्टिक तत्वों से युक्त भोजन जो होता है अपने आहार में शामिल करना चाहिए। गर्भवती स्त्री को एक तरफ करवट लेकर लेटना चाहिए। पीठ के बल लेटने से गर्भाशय तथा रक्त परिसंचरण में बाधा उत्पन्न होती है। अगर पीठ के बल लेटना भी हो तो तकिया लगाना चाहिए, जिससे कि रक्त परिसंचरण में बाधा उत्पन्न ना हो। तो ये स्थिति थी प्री एक्लेम्सिया की। इसके क्या लक्षण होते हैं, इसका कैसे उपचार किया जा सकता है और उसको इस स्थिति की रोकथाम कैसे की जा सकती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्लेम्सिया, जो कि इसकी आगे की स्थिति है, इसके भी लक्षण क्या हो सकते हैं, क्या संकेत होते हैं और इसमें इसका उपचार किस तरह से कर सकते हैं, इसकी रोकथाम किस तरीके से कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।